हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास मिस हो गई थी, किसी कारणवश टेक्निकल इशू आया था, बहुत सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मिस हुई थी। तो वो क्लास मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, तो सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। सब लोग को नमस्कार, सब लोग को हेलो हाय, सब लोग को गुड आफ्टरनून। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी सामने बोलेंगे गुड आफ्टरनून बाबू। जल्द से जल्द आ जाइए, सब लोग को ढेर सारा प्यार, जल्द से जल्द आइए ताकि हम शुरुआत करें। ये 12 की जो केमिस्ट्री का जो क्लास आपका गड़बड़ हो गया था, नहीं हो पाया था, मिस हो गया था, वो क्लास हम लेकर के आ जाए हैं, यानी अणुसंख्य गुणधर्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे विलयन में जो सोल्यूशन चैप्टर है उसमें क्या है, आपका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। इस टॉपिक से अणुसंख्य गुणधर्म से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पुटअप किए जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, आगे पीछे इसके जो टॉपिक है उसमें इसका संबंध बताया गया होगा, लेकिन ये टॉपिक नहीं बताया गया था। आज उस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक का जो जिस दिन डेट था उस दिन समस्या हो जाने के कारण क्या हुआ, ये क्लास मिस हो गई थी, उसके कारण लेकर के आए। फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाइए सब लोग और स्टार्ट करते हैं। अब राधे राधे बाबू, चलिए बहुत अच्छे, सब लोग आए हैं, जल्द से जल्द आते रहिए। और जो लोग इधर उधर डाइवर्ट उनको बता दो कि क्लास आपकी आ गई है। टाइम का चिंता मत करना, क्योंकि टाइम आपका आज नेट बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता रहता है, इस वजह से टाइम आपकी इधर उधर होती जाती है। लेकिन हम हैं, जब तक क्लास ले नहीं लेंगे तब तक नहीं हटेंगे, आपके सामने समझा नहीं देंगे बिल्कुल। जल सर चरण स्पर्श, बिल्कुल खुश रहा बाबू। जितेंद्र सिंह, चलिए आगे आगे कौन आया है, शिवम आ गए हैं, जितेंद्र आ गए हैं, और भाई श्रेया सिंह भी आ गई हैं। बहुत अच्छे बच्चे, जल्द से जल्द आइए सब लोग, जल्दी से जल्दी आ जाओ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ताकि जो बचा था आपका वो क्लियर हो जाए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम खूबी राम प्रजापति जी, बहुत अच्छे। हाँ आचार्य जी, खुश रहा बाबू। चलिए, हाँ स्वीटी जी आ गए, बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून बच्चा। जल्द से जल्द आइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। भाई जो आएगा उसका टॉपिक क्लियर होगा, जो नहीं आएगा उसका नहीं क्लियर होगा। हो सकता है कुछ लोग जानते ना हो, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जानेंगे वो लोग भी। अगर आपके पास माध्यम है बताने का तो बता दीजिए जल्द से जल्द, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। तो स्टार्ट कीजिए सर। ओके, बहुत अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे टाइम से अपने। एक बार कमेंट कीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक अच्छे से जा रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक अच्छे से जा रही है? क्लियर, चलिए सही है सर, क्लियर है। ओके ओके, अभी आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे टॉपिक आपका चलेगा वैसे आते रहेंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ स्टार्ट करें अब हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्लियर है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक आपका है क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसके बारे में क्या, ध्यान से सुनना। अणुसंख्य गुणधर्म, उसका अगर संधि विच्छेद किया जाए, अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या, गुणधर्म माने प्रॉपर्टी, यानी अणुओं की संख्या पर जो गुणधर्म निकल करके आएगा, यानी विलयनों का ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसी गुणधर्म को हम अणुसंख्य गुणधर्म बोलेंगे। बस आसान भाषा में यही कहा जाएगा। जो मेरा फंडा है, जो मैं अपना नियम बता रहा हूं, वो सीधा सीधा यही है कि आप हेडिंग से अर्थ निकालना जान जाओ, ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या कहा है, अणुसंख्य गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या के आधार पर जो गुणधर्म होगा वही क्या कहलाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएगा। अब अणुसंख्य गुणधर्म जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, वासदाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा क्या होता है, हिमांक का अवनमन। और चौथा क्या होता है, परासरण दाब। यानी 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, यानी 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो उन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे हम, देखते हैं इनकी थ्योरी क्या कहती है। जो मेरी थ्योरी थी वो तो मैं बता दिया, आप ध्यानपूर्वक इसको सुने क्या क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जो विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के कणों की है ना संख्या पर निर्भर करते हैं। देखिए आ गया ना, यानी कि जो गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इन गुणधर्मों को भैया विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बताइए आया कि नहीं आया, वही अर्थ आ गया ना। एकदम आसान से वही टॉपिक है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं ना आपको सोचना है। जो भी गुणधर्म होगा, अगर वो गुणधर्म आपके कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो वो गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म माना जाएगा।
सीधी सीधी बात है। आगे देखते हैं विलयन के वे गुणधर्म, फिर दूसरी परिभाषा लिखी है, एक परिभाषा ये आसान वाली, दूसरा क्या है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के नियत आयतन में, मतलब निश्चित आयतन में, आयतन फिक्स कर दिया जाए, में उपस्थित विलय के अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यानी कि आपके हर बार में वही बात बोला, केवल घुमा घुमा के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस भाषा से अगर समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो इस भाषा से समझ जाओ तो अच्छा है, जिस भाषा से समझना हो उस भाषा से समझा दिया जाएगा आपको, बस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से क्या कहा गया कि ऐसे, यानी कि विलयन के वे गुणधर्म जो क्या लिखा भाई, विलयन के नियत आयतन में, नियत आयतन मतलब निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं या आयनों की संख्या पर, अणु हो या आयन हो, उसकी संख्या पर अगर निर्भर करता है तो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। या ये डिफिनीशन आप बोल सकते हो कि विलयन में उपस्थित विलय अथवा विलायक के कणों की संख्या पर, है ना, निर्भर करते हैं जो गुणधर्म, वही अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। सीधी सीधी ये भी बात बोल सकते हैं। आगे, अणुसंख्य गुणधर्म विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो विलय की रासायनिक प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है, विलय के केवल कणों पर निर्भर करता है। ये नहीं कहता है कि जो आपका विलय है, जो पानी में विलीन किया जा रहा है ना, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, नहीं, क्योंकि प्रकृति जो फार्मूला बन के आएगा, जो गुणधर्म निकल के आएगा, उसमें कहीं प्रकृति का जिक्र नहीं होगा, कहीं उसमें प्रकृति के बारे में बात नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कणों की संख्या पे बारे में बात की जाएगी। इसका मतलब है कि भाई ये जो हमारा गुणधर्म है ना, वो आपके विलयन में उपस्थित विलय के जो कण हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात आपकी ये भी समझने वाली बात है कि आपकी जो गुणधर्म है वो रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, किसके, विलय के। समझ में आ गई बातें? इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो कमेंट करना जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सही है। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ सर, आपकी क्लास वो तो हो गई भाई, प्रियंका बच्ची आपकी वो क्लास हो गई, वो क्लास हो चुकी है, आप उसकी चिंता मत करिए, है ना। चलिए, क्लियर है? हाँ क्लियर है, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं। हाँ ठीक ठीक, सही है, कंप्यूटर महोदय बहुत समझदार हैं। हाँ चलिए, वो क्लास आपकी हो गई। आगे सर किस टॉपिक के बाद ये है, अच्छा किस टॉपिक के बाद है आपका यहाँ अणुसंख्य गुणधर्म जो है, आपके विलयन की जो प्रॉपर्टी बताई गई थी गुणों के बारे में, है ना, वहां के बाद अणुसंख्य गुणधर्म आता है कि आपका जो प्रासरण दाब, वो सारा चीज, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि विलयन के बारे में जब पढ़ा दिया गया था उसकी सांद्रता बता दी गई थी, उसकी सांद्रता पे जो सवाल आ गया तो वो हो गया था। उसके बाद आपका आता है अणुसंख्य गुणधर्म आता है। अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर ही 4 टॉपिक होते हैं जो आधा बुक पूरी तरह से ले लेता है, आधा चैप्टर उसका पूरा आता है उसी में। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है। आगे चलते हैं। सीएम कह रहे हैं सर क्लियर है, आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक जो हमारा देखते हैं इसी में अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। कुछ प्रमुख अणुसंख्य गुणधर्म निम्न है, मतलब जैसा कि अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना। पहला वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, क्या है, लोबरिंग वेबर प्रेशर, आपका ये है आपका वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और हिमांक का अवनमन, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। परासरण दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर। ये आपके 4 प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी 4 प्रकार के परासरण दाब करीब अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। कौन कौन होता है? पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर होता है ये। उसके बाद क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, मतलब कि एलिवेशन क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, है ना, क्वथनांक का उन्नयन भाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। और दूसरा अगला जो तीसरा आपका वो क्या? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन का मतलब होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। परासरण दाब चौथा होता है। परासरण दाब जो होता है आपका वो क्या होता है? वो परासरण दाब आपका क्या? ऑस्मोसिस प्रेशर। अब इन चारों के बारे में जानेंगे। ये 4 गुण ऐसे हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं ध्यान से।
सबसे पहले एक एक करके क्या, ऑस्मोसिस प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, है ना। पहला हेडिंग डालिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान से सुनना, इसमें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में हम देखते हैं किस प्रकार से होगा। राउल्ट लॉ पढ़े हैं ना, तो ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, क्या है, अकॉर्डिंग, है ना, टू राउल्ट लॉ, इनके हिसाब से क्या होता है, किसी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होता है उसके वांशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये बात बोली गई थी, इसी के हिसाब से हम काम करेंगे। आइए देखते हैं। ये हो गया आपका क्या, P इजिकल टू P नॉट इंटू एक्स, मतलब ये इसका मोल अंश, ये आपका क्या राउल्ट लॉ के हिसाब से हो गया। अब राउल्ट लॉ कहते हैं कि जब दो घटक में, यानी कि उसी घटक में क्या, अगर दूसरा घटक मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, विलयन, और जब विलयन बन जाएगा तो उसका वाष्प दाब जो होगा वो एक घटक, है ना, के वाष्प दाब और दूसरे घटक के वाष्प दाब के योग के बराबर आएगा। तो इस तरह से, तो पहले हम अलग अलग घटकों का लिखेंगे, सपोज दैट P1 और X1, ये हो गया। दूसरा भी ऐसे लिख दो, P2 P02 इंटू चाई 2, हो गया। ये दूसरे घटक का हो गया, किसके, दूसरे घटक का हो गया, है ना। घटक फर्स्ट, घटक पहला और घटक क्या हो जाएगा, दूसरा। क्या होगा भाई, घटक, ध्यान से सुनना, घटक दूसरा। जो बच्चे आएंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हाँ, वीडियो रुक रही है, चलिए देखा जाएगा, कंप्यूटर महोदय सही कर देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काम के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। क्लियर है। हम कैलकुलेट करते हैं, जो कंटिन्यू अगर हो रहा, दिक्कत आ रही तो बताना जल्दी से। चलिए कमेंट करो बाबू, इतना समझ में आया, हाँ सही है। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यदि दोनों विलयन को एक साथ मिला दिया जाए, है ना, यदि दोनों विलयन को एक साथ मिला दिया जाए, यदि दोनों घटकों को, भाई दोनों घटकों को एक साथ क्या किया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, है ना, मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब P कुल बराबर क्या हो जाएगा भैया, P कुल बराबर क्या होगा, दो घटक है तो दोनों घटक का वाष्प दाब जोड़ लेंगे, P1 प्लस P2, बस इतनी सी बात है। क्या है, इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। यहां से क्या करेंगे, हम इसको डब्बे में बंद कर लेंगे, हो गया। यानी ये आपका एक फार्मूला आ गया, क्या, P कुल बराबर P1 प्लस P2। ध्यान से सुनना, यहां से एक नया फार्मूला आएगा, जो हेडिंग है ना, उसी हेडिंग का एक फार्मूला बनेगा। तो यहां से देखिए क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या है, जब इतना किया तो आप यहां से वैल्यू उठा के रख सकते हैं। कैसे, P कुल बराबर इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू चाई 1 भाई प्लस P02 इंटू चाई 2, चाई 1 चाई 2, हो गया। उसके बाद अब देखना ध्यान से, ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप लोग। अब मैं एक काम और करने जा रहा हूं, एक काम मोल अंश से, है ना, मोल अंश से। कौन सा काम करेंगे, आप जानते हैं कि मोल अंश जो हमारा होता है किसी भी घटक का, वो क्या है, उस घटक के मोलों की संख्या और उस बटे दोनों घटकों की मोलों की संख्याओं का योग होता है। लेकिन अगर दोनों घटकों को जोड़ दिया जाए तो जो मोल अंश आएगा वो क्या आएगा, विलयन का आएगा। और विलयन का मोल अंश सदैव क्या होता है भैया, 1 होता है ना, सदैव कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से सुनना, तो यहां से हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पहले से ये हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, x यानी चाई मिश्रण है तो ये क्या आएगा, चाई 1 और प्लस चाई 2 आ जाएगा भाई, हो गया। और ये सदैव कितना होता है, 1 के बराबर होता है, सदैव 1 के बराबर होता है। इस बात को पकड़ के रखना, अगर भूल गए तो जान लेना फिर, हो गया।
अब यहां से आप चाई वन की वैल्यू उठा के रख सकते हैं, चाई वन की वैल्यू उठा के रख सकते हैं। तो यहां से चाई वन बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस चाई 2, है ना। ये वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है, यहां है, उठा के रख दो भाई, रख दो भाई, काहे चिंता कर रहे हो, रखो। पी कुल बराबर, पी कुल बराबर क्या हो जाएगा, P1 नॉट, है ना, इंटू x1 जो चाई वन है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे भाई, 1 माइनस चाई 2 हो गया, प्लस P नॉट 2 इंटू चाई 2 तो अपनी जगह पे रहेगा ही। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये P कुल जो है P सॉल्यूशन होगा, हाँ होगा, क्योंकि P विलयन है तो PS लिख दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, P नॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा, P नॉट 1 हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, P नॉट, है ना, P नॉट इंटू 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 क्या हो जाएगा आपका x2 हो गया, प्लस करके, मैं इंटू लिखना चाहिए तो मैं क्या लिखा हूं बीच में, देखो हाँ यहां से इंटू हो जाएगा। अब ये आगे क्या आ जाएगा, P2 यानी P नॉट 2 इंटू x2, ये लिख दिए। अच्छा P नॉट 2 जो है, P नॉट क्या है, विलायक का ही तो वास्तव होगा, विलायक का क्या, या शुद्ध घटक का वास्तव है, जो P नॉट हमारा है वो शुद्ध घटक का वास्तव माना जाता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, P नॉट जो है वो शुद्ध घटक का क्या है, वास्तव है, क्या है, शुद्ध घटक का वास्तव है। यहां से लिखिए P नॉट, P नॉट शुद्ध घटक का, शुद्ध घटक का वास्तव है, तब P1 नॉट बराबर P2 नॉट बराबर क्या लिखेंगे हम, P नॉट लिखेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे, P नॉट लिखेंगे। अब यहां से आ जाओ भाई, PS इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट इंटू चाई 2 प्लस, प्लस करके क्या, हाँ सही तो है, चाई 2 भाई, चाई 2 हो गया, हाँ सही है, P1 माइनस इतना, P नॉट इतना, चाई 2 उठा के उधर ले जाएंगे, ये तो कट के 0 हो जा रहा है, नहीं होने देंगे हम, कट के 0 नहीं होने देंगे, ये P1 P2 ही रहने दो भाई, इसको अभी P1 P2 ही रहने दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, P1 P2 ही रहने दो, नहीं तो कहोगे सर जी तो कट के 0 हो जा रहा है, तो 0 करो। यहां से PS इजिकल टू P नॉट 1 माइनस P नॉट 2 इंटू x2 प्लस P नॉट 1, ये है सॉरी, P नॉट 1 P नॉट 2 इंटू x2, ये हो गया। इसका मतलब है यहां से जो आपका आएगा क्या है, क्या ये चाई 2 है। अब यहां से इसको देखिए, यहां क्या है, x2 है, इसको आप उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के उधर ले जाइए, मतलब कहने का कि P नॉट 1 इंटू चाई 2 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर से जब इधर आएगा तो उसके चिन्ह में क्या होगी, परिवर्तन होगा, यहां से माइनस हो जाएगा, P नॉट 2 इंटू चाई 2 हो गया, इजिकल टू ये P नॉट 1 ऐसे रहने दो, माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अरे भाई PS हो जाएगा, ये उठा के उधर जाएगा तो हो गया। यहां से चाई 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट इजिकल टू क्या आएगा, P1 नॉट माइनस PS आ गया, हो गया। अब जरा x2 यानी चाई 2 को रोको अकेले, और ये P1 नॉट माइनस PS अपॉन क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P नॉट 2, ये आ गया, यानी ये एक फार्मूला आया। अच्छा अब ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, शुद्ध घटक का वास्तव है। अच्छा इसको जब घटाएंगे तो ये शुद्ध घटक का वास्तव क्या होगा, शुद्ध घटक का वास्तव ही आएगा, मतलब P नॉट को P नॉट से घटाओगे तो घटने के बाद क्या आएगा, P नॉट ही तो आएगा। तो यहां से लिखेंगे हम कि P नॉट 1 माइनस P नॉट 2 अप्रोक्सीमेट लगभग P नॉट हो गया, और जब P नॉट हो गया तो हम ऊपर लिखेंगे x2 इजिकल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये हो गया। और जब P नॉट हो गया तो आपका एक फार्मूला बना भाई, एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया वो देखो यहां से, वो देखो यहां से फार्मूला बन गया।
और ये फार्मूला जो बना है ये क्या है, एक्स मोल अंश है। मोल अंश में क्या होता है, मोलों की संख्या होती है कि नहीं होती है। अब ये मोलों की संख्या होगी और ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोलों की संख्या के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो घटक है इसका जो गुणधर्म है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर। हाँ x2 एक बार चाहिए, अच्छा x2 तो एक ही बार तो है। यहाँ भाई x2 हो गया, x1 की जगह पे ये रख दिया मैंने, सॉल्व कर दिया, इतना आया इतना आया। उसके बाद इसको कैलकुलेट करते जाओ, केवल केवल कैलकुलेट करते जाओ बस, है ना। ठीक जितेंद्र जी, हाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। आइए क्या है, शुरुआत में हमने क्या कहा, एक हेडिंग लिखा भैया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। इसमें अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, यानी कि राउल्ट के हिसाब से क्या कहा जाता है, किसी घटक का वाष्प दाब उसके आंशिक वाष्प दाब और क्या, और उस घटक के मोलंश के गुणनफल के बराबर होता है। वो मैंने 2 घटक अलग अलग ले लिए, लिख दिया। ये घटक का वाष्प दाब है, यह आंशिक दाब है, ये मोलांश है। इस घटक का वाष्प दाब इस घटक के आंशिक वाष्प दाब इंटू इसके मोलंश के गुणनफल के बराबर कर दिया। ऐसे यहां भी कर दिया। उसके बाद यदि दोनों घटकों को एक साथ मिलाया जाए, दोनों घटकों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, एक मिश्रण बनेगा, है ना, एक मिश्रण बन जाएगा। और जब मिश्रण बन जाएगा तो यहां से क्या आएगा, पी कुल, यानी उस समय कुल वाष्प दाब क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। और जब P1 प्लस P2 होगा तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रखना शुरू करेंगे। समीकरण यहां से दोनों की वैल्यू उठा के P1 और P2 की रख देंगे। रखने के बाद क्या आएगा भाई, रखने के बाद क्या आएगा आपका, ये जो आपका है यहां से अब मैं एक इसकी जगह पे एक वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले इसको जानेंगे हम, क्या जानते हैं कि विलयन का जो मोलांश होता है वो दोनों घटकों की मोलांशों का योग बराबर होता है। और जो दोनों घटकों का मोलांश करेंगे तो वो सदैव एक आता है। क्यों, क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा n अपॉन n प्लस कैपिटल N प्लस n, यानी कैपिटल N n प्लस कैपिटल N, हर बराबर अंश जुड़ेगा तो ये क्या आएगा, n प्लस n आएगा, नीचे n प्लस n है, कट करके एक आएगा कि नहीं आएगा, यही तो होता है। ये मान लेते हैं एक घटक का मोल अंश है और ये दूसरा क्या है, दूसरे घटक का मोल अंश है, यानी मोल फ्रैक्शन। तो एक आता है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। अब इसमें से मैं x1 की वैल्यू x2 के पदों में रख सकते हैं। क्या करेंगे, इसको उठा के उधर लेके चले जाओ, यानी 1 माइनस x2 हो गया। समीकरण 1 में पुट कर दो भाई, जहां x1 है वहां क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। अब क्या आएगा, पी कुल बराबर P1 नॉट, यहां ब्रैकेट में क्या 1 माइनस x2 प्लस ये पहले से था P2 नॉट इंटू x2, हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो 1 है ना, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना। उसके बाद देखिए 1 लिखा है, रख दिया। रखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, जो मोलंश वाला पद है, टर्म है, उसको उठा के इधर ला रहे हैं। तो ये माइनस में था इतना, मतलब कि ये पूरा पद इतना माइनस में था, इसको उठा ला प्लस में हो गया। ये प्लस में था, इसको उठा के लाए माइनस में हो गया। ये अपनी जगह पे था, जगह पे था, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये प्लस में उधर जगह माइनस हो गया। यानी P1 नॉट इंटू x1 माइनस P2 नॉट इंटू x2 इज इक्वल टू क्या है, P1 नॉट माइनस PS आ गया, हो गया। यहां से x2 कॉमन है, निकाल लिए, P1 नॉट माइनस P2 हो गया, इज इक्वल टू जो बचा वो लिखा मैंने। इसको अकेले रखा, ये पूरा पद मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड के रूप में लिख दिया। अब आप जानते हैं कि P1 नॉट है, P2 नॉट है, मतलब अगर शुद्ध घटक का वाष्प दाब जब घटाएंगे शुद्ध घटक के वाष्प दाब से तो वो भी तो शुद्ध ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी अंक को अंक से घटाओगे तो एक अंक ही तो आएगा ना। अगर अक्षर को अक्षर से घटाओगे, एक्स वाई जो अलजेब्रिक होता है आपका बीजगणितीय सवाल होते हैं उसमें एक्स घटाते हो तो एक्स ही आता है, मतलब एक्स के पदों में आएगा ना। तो ऐसे P01 और P02 को अगर घटाएंगे तो P0 ही आएगा। तो इसका मतलब है P1 नॉट माइनस P2 नॉट की जगह पे क्या रखेंगे, P0, और ये P1 जो है ये शुद्ध घटक का वाष्प दाब P0 ही हो जाएगा वो भी। तो यानी x2 बराबर P0 माइनस PS अपॉन P0। अब ये जो P0 माइनस PS है इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं और आगे लिख देता हूं, और आगे। अब यहां से जो P0 माइनस PS है ना, ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है ना, वाष्प दाब का अवनमन क्या है, अवनमन है। और यदि इसको P0 के सापेक्ष कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या भाई, आपेक्षिक
अवनमन होगा भाई, ये हो गया। और आपका x2 जो है वो क्या है, विलायक का मोल अंश है, क्या है, सॉरी विलेय का मोल अंश है, विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाव, आप जो भी पढ़ पाओ, मोल अंश है बस। यानी आपका जो आया P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, मोल अंश यानी चाई विलेय हो गया। और यही तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है, चाई विलेय। बस ये बताओ, अब इसमें कणों की संख्या है, कणों की संख्या है। देखो एक चीज और इसमें बताना चाहते हैं हम आपको, कणों की संख्या इसमें है। अब आ जाओ ध्यानपूर्वक, यहां से सुनो फिर से। ये कणों की संख्या है, इसमें क्या है, विलेय के मोल है, मोल अंश है। इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एन, यानी मान लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है, और इसके मोलों की संख्या क्या है, यानी स्मॉल एन, और विलाय का क्या है, कैपिटल एन। मोल अंश क्या होता है, किसी एक घटक का मोल अंश और बटे उस घटक, यानी उस घटक की मोल अंश और दूसरे की घटक के मोलों की संख्या, दोनों घटकों की मोलों की संख्याओं का योग जो होता है वो क्या करते हैं, बटे कर देते हैं। यानी किसी भी घटक का मोल अंश अगर निकालना है आपको, तो उस घटक का मोल और बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्याओं का योग कर देंगे, तो आ जाएगा क्या, मोल अंश आ जाएगा। तो सपोज दैट विलेय का, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या, स्मॉल एन है, और विलायक के मोलों की संख्या क्या, कैपिटल एन है। यहां से लिख लो, अगर ना समझ में आए तो यहां लिख लो भाई, माना विलेय के मोल स्मॉल एन, विलायक के मोल कैपिटल एन, हो गया। ये रख दिए, यानी यहां से भी क्या है, एक फार्मूला आया। और अगर विलयन अति तनु हो, केस नंबर फर्स्ट है ना, एक केस है, इसके साथ केस, यदि विलयन अति तनु हो, अगर विलयन अति तनु मतलब विलयन क्या हो, बहुत तनु हो, बहुत पतला हो, है ना। हाँ, उन्नयन कब होगा अभी बताते हैं। विलयन क्या हो, यदि बहुत पतला हो मतलब तनु हो, तब उसमें क्या होगा, तब है ना, तब जो आपका स्मॉल एन है ना इज लेस देन कैपिटल एन, मतलब उसमें तब विलय के कणों की संख्या क्या होगी, बहुत ही कम होगी, विलय के कणों की संख्या क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। और जब ज्यादा होगी तो उसका केस क्या बनेगा, है ना, उसका केस बन जाएगा आपका, तब आपका क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा। और ये अगर बहुत छोटा है तो इसकी बड़ी वाली संख्या में एक छोटी संख्या अगर जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब एक समुद्र में 1 लोटा पानी या 1 लीटर पानी या 2 लीटर पानी डाल देने से समुद्र के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ है कि अगर कैपिटल एन बहुत बड़ा है तो एन को अगर जोड़ेंगे छोटी संख्या तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, कैपिटल एन ही आएगा ना। यानी कि यहां से एक फार्मूला फिर निकल के आया। यहां आप लिख सकते हो भाई n प्लस कैपिटल एन लगभग कैपिटल एन, ये आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि n टेंड्स टू 0, ये 0 के लगभग बराबर हो गया। यहां ऊपर 0 नहीं करना भाई, ये हो गया। अब यहां से अगर भार बटे अणुभार करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन क्या है, स्मॉल w यानी भार बटे अणुभार, तो स्मॉल एम यानी अणुभार मालिकुलर वेट बटे कैपिटल एन है, तो भार ये भी रहेगा लेकिन कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, और अणुभार ये भी रहेगा तो कैपिटल रहेगा। इसको 1 मान लो आप, दूसरा घटक क्या, लेकिन दूसरा घटक आपने इसको माना था ना, विलेय को, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो और यहाँ 1 कर दो, हो गया। अब ये फार्मूला निकल के आया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, W2 इंटू कैपिटल M1 होल भाई, यहां से आ जाएगा M2 इंटू कैपिटल W1, हो गया। जब हो गया तो चिंता किस बात की, जल्दी से नोट कर लो भाई, इतना हो गया। आया कि नहीं आया, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। तनु विलयन क्या, तनु विलयन का मतलब जब विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो विलयन क्या होगा, बहुत पतला हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, चलो
साइड हो जा रहे हैं भाई हम। ये लो भाई, ये लो, ये लो, इट टेंड्स टू 0। हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, कमेंट करो भाई। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बहुत अच्छे। चलिए अच्छी बात है, बाकी लोग बाद में देखेंगे, उनकी चिंता नहीं है, जिसको पढ़ना वो तो आएगी, है ना। वो लोग आ ही गए हैं, उनकी परवाह नहीं करनी है। हो गया, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तन माने पतला, यानी बहुत ही पतला विलयन जिसमें विलायक की मात्रा यानी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए और चीनी की मात्रा कम हो जाए, तो पानी की तुलना में चीनी के कण क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे ना, इसलिए इसको नगण्य मानेंगे हम। हो गया, यस सर, क्लियर है, बहुत अच्छे बच्चे, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा क्या आपका है, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन देखते हैं, आ जाओ। क्वथनांक का उन्नयन भाई, अगला हेडिंग दूसरी स्लाइड में, क्वथनांक का उन्नयन है ना, दूसरा हेडिंग, क्वथनांक का उन्नयन। हो गया, क्वथनांक का उन्नयन देखेंगे अगर हम, तो क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर देखा जाए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में अगर देखना है तो ध्यान से देखना जो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, जब किसी शुद्ध घटक में यानी किसी विलायक में कोई दूसरा घटक डाला जाता है, कोई विलेय डाला जाता है, वो अवाष्पशील हो, है ना। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका क्या होता है भाई, उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ध्यान से सुना, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अब उबालने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वो वाष्पशील नहीं, उसको वाष्पशील करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, वो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो यहां से आता है, यहां से देखिए थ्योरी अगर लिखना चाहते हैं तो यहां से लिखेंगे, जब किसी विलायक में है ना, किसी विलायक में अवाष्पशील, किसी वाष्पशील विलायक में, ऐसा लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। जब किसी अवाष्पशील, सॉरी वाष्पशील हो गया यार ये, जब किसी वाष्पशील विलायक में, है ना, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तब विलयन का क्वथनांक क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो क्या होगा, यहां से अब लिखेंगे हम माना, क्या लिखेंगे, माना शुद्ध घटक यानी क्या, विलायक, है ना, विलायक का क्वथनांक क्या हो भाई, T0 है ना, T0। और विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा भाई, जो क्वथनांक होगा वो हो जाएगा विलयन का क्वथनांक TS, मान लो T सॉल्यूशन। अब कह रहे हैं कि जब उसको मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका मतलब जब बढ़ जाता है तो दोनों का अंतर क्या होगा, देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, है ना, अब यहां से लिखेंगे, अब विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर, भैया क्वथनांकों का अंतर, है ना, क्या कहलाएगा, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, यहां से एक डिफिनेशन यहां से आया कि जो अंतर आएगा ना वो हमारा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीबी यानी कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, है ना,
डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब आ जाओ भाई यहां से, डेल्टा टी बी यहां से लिखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एस माइनस टी नॉट, ऊपर लिखो खोपड़ी पे टी नॉट हो गया। यानी ये वैल्यू आ गई क्या, डेल्टा टी बी। और यही डेल्टा टी बी क्या होता है भाई, यही डेल्टा टी बी इसके विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, और यहां से फिर नोट में आ गया कि जो विलयन का क्वथनांक यानी क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जब होता है तो आ जाओ, होता है तो क्या होगा, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोललता है, मोललता का छोटा भाई यानी तोतला भाई, मोललता हो गया। और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो आ जाता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता, यानी कि मोललता। और के बी क्या है, के बी आपका है, के बी आपका आ गया एक क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, के बी, जहां के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है भाई, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। समझ में आ गई बातें, इतनी बातें और कुछ नहीं करना। अच्छा, क्वथनांक का उन्नयन विलयन के समानुपाती नहीं, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, आप ये लिखेंगे, है ना। सोनी सिंह आप ये लिखेंगे कि जो आपका, अच्छा सर साफ नहीं दिख रहा, अरे क्वालिटी बढ़ाओ भाई, क्वालिटी बढ़ाओ, इतना क्लीन लिख रहे हैं हम। अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है यूट्यूब की वो बढ़ा लो, है ना, बढ़ा लीजिए, भी दिखेगा। क्या हुआ कि जो विलयन का क्वथनांक आएगा यानी क्वथनांक का जो उन्नयन आएगा वो क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, ना कि मोलरता, मोललता, मोलालिटी के समानुपाती होता है। तो सीधे सीधे लिख लो, यानी पहले ये क्वथनांक का उन्नयन जो अंतर आ गया, अब यही जो अंतर है उसे मोललता के समानुपाती हो गया। अब यहां से एक फार्मूला बन गया, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोललता। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये आपका क्लियर हो गया, है ना। चलिए क्लियर है, क्वालिटी बढ़ाओ अपनी मोबाइल की, उसके बाद दिखेगा। जी सर क्लियर हो गया। चलिए सोनी सिंह कह रही हैं क्लियर हो गया। केशव सिंह बताइए जल्दी से, सर ग्राफ 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 ग्राफ, प्रभु प्रजापति ग्राफ, वाह आपको ग्राफ दिख रहा है, वाह भाई वाह। चलिए दिखा देते हैं ग्राफ हम दिखा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है इस बात की। चलिए हो गया, हाँ चश्मा लगाओ, नहीं चश्मा नहीं लगाना। चलिए आ जाओ जल्दी से, क्लियर है सारी बातें, हाँ क्लियर है तो ठीक है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे हम चलते हैं, अगला टॉपिक जो आपका होगा क्वथनांक यानी कि हिमांक का अवनमन। क्या होगा, हिमांक का अवनमन होगा भाई। और ग्राफ की अगर बात करते हो तो ग्राफ की बात कर लो भाई, ऐसे लो छोटा सा ही बना देते हैं आपको हम, आप चिंता मत करो, चिंता मत करिए। हाँ आपका एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्राफ अंतर डिफरेंट आ रहा है तापमान का, यानी कि आपका शुरुआत में ऐसे ऐसे कर दो भाई, ऐसे ऐसे, है ना। T0, T1 और T2, देखिए दोनों का जो अंतर आएगा ना, यही अंतर है, यही अंतर आपका जो है, यही जो अंतर आ रहा है, यही अंतर क्या आएगा, यही अंतर आपका क्या है, डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी। या फिर आप इसके अंतर देख लो, डेल्टा टी बी, बस यही अंतर होगा आपका, और कुछ नहीं उसमें। यानी टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, ये प्रेशर का टर्म है और ये टेम्परेचर का टर्म है, बस। अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया जाए तो आप देखिए वहां क्या होगा, क्वथनांक उसमें। आइए हो गया,
हो गया। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक अभी नहीं, ये तो मैंने लिख दिया पूरा। मुझे क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा हिमांक का औनमन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिमांक का औनमन, यानी तीसरा क्या पढ़ना है, हिमांक का औनमन, हिमांक का औनमन, हिमांक का औनमन है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो यही बात है इसमें भी कि भाई जब किसी को मिला देंगे तो इसका अब की बार जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना, कि हिमांक जो होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ेगा कैसे, यानी माइनस में बढ़ जाएगा, है ना। उसको अगर क्या करेंगे हम, सीधे सीधे कहने का मतलब है कि माइनस में नहीं, प्लस में, सॉरी, हाँ, माइनस में क्या होगा, कम होगा, प्लस में क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब कि अगर हमारा कोई बर्फ, सपोज दैट पानी को अगर रखे हैं फ्रिज में उठा करके, है ना, तो ये सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, ये बर्फ बनना शुरू हो जाता है ना, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। या पूरी तरह से अगर ये -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है, जब इसमें केवल क्या था, H2O था। लेकिन अगले स्टेप में इसमें H2O के अलावा, इसमें H2O के अलावा क्या कर रहे हैं हम, कुछ और मिला दिए, और मिलाने के बाद अब इसको फ्रिज में उठा के जब रखते हैं तो ये कितने टेम्परेचर पे बन रहा है, ये -2 ये टेम्परेचर पे बन रहा है ना, -2 पे ये क्या हो रहा है, बर्फ बन जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका तापमान कुछ और था, इसका तापमान कुछ और है। अब अगर देखा जाए इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो -2 ही तो बड़ा है, इज ग्रेटर देन -4, यानी -2 क्या है, -4 से बड़ा है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जब किसी शुद्ध घटक में यानी वाष्पशील घटक में कोई विलेय मिला दिया जाता है तो उसका जो हिमांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है। लेकिन अब अगर बात की जाए इसके और इसकी तुलना, माइनस की तुलना में, आप तो बोल दिए जैसे, लेकिन बुक में आपको लिखेगा कि हिमांक क्या होता है, घट जाता है। अब घटता क्या है, तो इसकी तुलना में करोगे, ये माइनस माना जाएगा, माइनस में क्या है, ज्यादा है, और ये माइनस में क्या है, कम है। ध्यान से सुना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस में क्या है, कम है, ये माइनस में क्या है, ज्यादा है ना। तो यहां हम बोलेंगे कि इसका हिमांक क्या होता है, घट जाता है। यानी माइनस में ये बोला जा रहा है कि घट जाता है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर के केस में अगर देखा जाए तो कहोगे बढ़ रहा है, लेकिन हिमांक के केस में देखोगे तो कहोगे क्या है रहा, घट रहा है। हिमांक, ये हिमांक -4 है, यहाँ हिमांक -2 है, ये हिमांक ज्यादा है, ये हिमांक कम है। समझने की कोशिश करना भाई इसको। ये हो गया, इसका मतलब है कि ये चीज है। अब यहां से क्या आएगा, यहां भी थ्योरी लिखी जाएगी कि, यहां भी क्या थ्योरी लिखी जाएगी, जब किसी वाष्पशील, है ना, घटक यानी कैसा, विलायक, है ना, में अवाष्पशील है ना, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो, है ना, तो विलयन का हिमांक घट जाता है। वो कैसा, नेगेटिव के केस में। ध्यान से समझ लेना, बस इस बात को समझना। यहां भी वही बात है कि मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, माना विलायक का क्वथनांक क्या होगा भाई, T0F, सॉरी क्वथनांक नहीं, हिमांक, है ना, हिमांक होगा, क्या होगा, हिमांक। ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट संकेत है, विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा भाई, TF मान लो केवल सॉल्यूशन के केस में, है ना। ये हो गया। अब दोनों का जो अंतर होता है, क्या होता है, दोनों का
अंतर, क्या भाई दोनों का अंतर भैया क्या हो जाएगा आपका, तो हिमांक का अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमांक का अवनमन होगा, है ना, अंतर हिमांक का अवनमन होगा, है ना। यहां से इसे डेल्टा टी एफ इजिकल टू, अब की बार अंतर किसका करेंगे, ध्यान से सुनना, टी नॉट माइनस टी एफ, टी नॉट माइनस टी एफ, ये हो गया। इन दोनों का अंतर ये आ गया भाई, ये आ गया। अब इन दोनों का अंतर जो है वो वही बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है भाई, अरे जो थ्योरी बोली गई थी मोललता के वही होता है। तो यहां से लिखेंगे नोट, जो वहां था वही, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन विलयन के, है ना, मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, विलयन के समानुपाती यानी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यहां से आ गया डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोललता, ये हुआ, यानी डेल्टा टी एफ जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के एफ, उसमें के भी था, इसमें के एफ होगा इनटू मोललता, ये हो गया। यहां से एक फार्मूला आ गया आपका, बस खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, तथास्थ सीरीज में नहीं आए हम अभिषेक, देखो आज मेरी क्लास नहीं थी, आज थर्सडे है, आज थर्सडे के दिन मेरी छुट्टी रहती है, ये क्लास आपकी पिछली क्लास है ना, इसलिए आज इसको एडजस्ट किया गया कि भाई पढ़ाते आप लोग का छूटा था, छूटना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए लाके ले आया गया। बाकी तथास्थ सीरीज में से जो जेई नीट की क्लास आज मैं नहीं आया, उसका यही है कि मेरी उसमें आज के दिन क्लास नहीं थी, कल है उसी टाइम पे, कल फिर मिलेंगे, है ना। आज ये क्लास छुट्टी ना होती तो आज हम दिखाई ही ना दिए होते, अगले दिन मिलेंगे। अरे क्या हो रहा है भाई, दर्द मत कर, तमाजी से डर लिए। चलिए डिफरेंट क्या है, हाँ डिफरेंट बहुत है भाई। ये क्या है, हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है जब बर्फ बनता है, और वो क्वथनांक है जब वो उबलना शुरू होता है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो उन दोनों में अंतर है। बाकी आपकी मोललता के समानुपाती है। अभी इसमें दोनों अर्थंग गुणधर्म क्यों माना गया, क्योंकि मोललता में मोल अपान विलायक का भार केजी में यानी मोल आएगा, मोल के ऊपर डिपेंड है ये, यानी कणों की संख्या पे डिपेंड है, इसका मतलब ये भी क्या है, अणुसंग गुणधर्म है। उसमें भी मोललता आया था यानी उसमें भी मोल आएगा, वो भी मोल है तो कणों की संख्या पे डिपेंड है, इसका मतलब वो भी क्या है, अणुसंग गुणधर्म है। हो गया, है ना। आगे हम चलते हैं, क्लियर क्लियर इतनी बातें। हाँ, इसमें जो ग्राफ होगा वो आपका ग्राफ ये भाई, ग्राफ के पीछे मत पड़ो, हम है ना आपका, ये देखिए इसमें ग्राफ क्या होगा, उसमें इस तरह से बना था, इसमें ऐसा बना गया, ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। प्रेशर कांस्टेंट कर दो, ये लो ये लो ये लो, इसमें पहला दूसरा तीसरा इस तरह से कर दो, इसमें अलग अलग टेम्परेचर होगा भाई। देखो देखो क्या होगा, देखो आपने इधर क्या टी नॉट माना, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, है ना। इसमें इस तरह से ग्राफ के उल्टा आएगा, बस विलायक विलयन, हाँ बिल्कुल श्रेया जी बहुत अच्छे, विलायक और विलयन होगा बिल्कुल, है ना। आपका ये पार्ट है, ये आपका विलयन का पार्ट है, अणुसंग गुणधर्म जो छूट गया था वो है यही पार्ट, बिल्कुल। हाँ सर जी, न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल यही, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था आपका, आया था न्यूमेरिकल, हो सकता अभी मिले न्यूमेरिकल। तो ये हो गया क्या आपका वाष्प दाब, क्या किसका, हिमांक का अवनमन। अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्या है, पराशर दाब। क्या है लास्ट, पराशर दाब, बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं पराशर दाब, चौथा 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 क्या है, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है परासरण, है ना। क्या पढ़ना है हमको, परासरण पढ़ना है। आप ये पढ़े हैं, बताओ परासरण किसे कहते हैं, है ना। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से, किसे कहते हैं। परासरण पढ़ना है। परासरण में क्या होता है कि जब अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण, है ना, क्या हो विलयन में प्रवेश करते हैं तो वो प्रक्रिया परासरण कहलाती है। या फिर जब विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली में से
सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं, यानी प्रवाह करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। सीधा सीधा भाई, और कुछ करना नहीं है। चलो मैं एक फिगर लेता हूं। ओ आजा भाई, आजा 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 आजा। ये हो गया, ये हम बना दिए है ना। बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम एक झिल्ली लगाएंगे, है ना। झिल्ली लगा दिया भाई, झिल्ली लगा दिया, ये लो झिल्ली लग गई, झिल्ली लग गई है ना, झिल्ली लग गई। उसके बाद कौन है भाई, महान व्यक्ति, अच्छा झिल्ली लग गई है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है, सपोज दैट दूसरा घटक है, इसमें दूसरा घटक है ना, और इसमें आपका क्या है, दूसरा घटक है, दूसरा घटक है भाई, दूसरा घटक है, हो गया। अब इसमें से अर्धपारगम झिल्ली में से इसमें सपोज दैट विलायक के कण है, विलायक के कण क्या है, यह है, और इसमें था पहले से, हाँ ये क्या है आपका सांद्र विलयन, लास्ट है सांद्र विलयन है, और ये आपका क्या है, तनु विलयन है, तनु विलयन है। अब इसके कण इसमें से इसमें आ रहे हैं, आ गए। जब इसमें से इसमें जाएंगे गढ़, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। अब इसी को रोकने के लिए, है ना, अब इसी को रोकने के लिए अगर हम क्या करें, इस पर एक हम प्रेशर यानी पिस्टन लगा के उसको दबाना शुरू कर दें भाई, इस पर हम परासरण दे दें, क्या दें, दाब दें। इसको रोकना है तो विलयन पर लगाया गया दाब, पी एक्सटर्नल, विलयन पर लगाया गया दाब, जिससे परासरण प्रक्रिया क्या हो जाए, बंद हो जाए। और जब परासरण प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो वही दाब क्या होगा, परासरण दाब के बराबर होगा। यानी कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब है ना, जिससे परासरण प्रक्रिया बंद हो जाए, क्या हो, बंद हो जाए भाई, बंद हो जाए, है ना, बंद हो जाए, हो गया। बंद हो जाएगी तो क्या होगा, वह लगाया गया वह बाह्य दाब, वह परासरण दाब कहलाता है, यानी वह दाब परासरण दाब कहलाता है। लो भाई, वह दाब परासरण, मैं इंग्लिश हिंदी लिख दिया, अच्छा, वह दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी कि आप ऐसे, अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला ड्राइव यही होगा कि पीवी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं एनआरटी होता है विलयन के लिए। पी को अकेले रोको, एनआरटी हो गया बाई बी। अब एन बाई बी जो आपका हो गया सांद्रता है, यानी कि P बराबर सी आर टी, और इसी P को लिखा जाता है पाई सी आर टी। ये आपका आता है परासरण दाब। क्लियर, चलिए बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताइए जल्दी। प्रभु प्रजापति, आपको कहां डाउट हो रहा है, कलर चेंज कर दे, अच्छा कलर चेंज कर दें, ये मैं बोल रहा हूँ, देख लो क्वालिटी बढ़ा लो भाई, अब ले लिया क्या करें, कलर चेंज हो जाएगा, हाँ सही बात, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए ध्यानपूर्वक देख लो और क्वालिटी बढ़ा लो आप अपनी, ध्यानपूर्वक दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिया गया दाब परासरण दाब कहलाता है, या फिर लिया गया दाब यानी कि लगाया गया ऐसा दाब जो परासरण प्रक्रिया को रोक दे, वह दाब क्या होगा, परासरण दाब होगा। बस सीधा सीधा क्या, परासरण दाब होगा भाई, बस और कुछ नहीं, है ना, परासरण प्रक्रिया को रोक दे, है ना। वह दाब जो, मैं यहां शॉर्ट कर ले, जो परासरण प्रक्रिया को रोक दे, है ना, परासरण दाब कहलाता है। लो मैं फिर से लिख दिया, परासरण दाब कहलाता है, हो गया। यानी ये वही चीज लिखा जो वहां लिखा है। क्लियर, क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल 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 वहीं से होगा सारी चीजें, वांडा रूल से सारी चीजें हो गई। क्लियर है, पता है जल्दी से, क्लियर हो गया। टॉपिक आपका पूरा खत्म हुआ, परासरण दाब था, है ना,
पराशर दाब हो गया आपका पूरा खत्म। रही बात आणविक द्रव्यमान की, तो आणविक द्रव्यमान जो होता है यानी कि मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार जो होता है वही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी किसी का भी अगर आणविक द्रव्यमान देखना है, चलो मैं यहां से एक स्लाइड ले लिया, स्क्रीनशॉट उसको ले लेना। मैं देखो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कहां गया यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। चलिए इसमें क्या है, अगर बात की जाए आणविक द्रव्यमान की, है ना, आणविक द्रव्यमान की बात की जाए, अगर आणविक द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो क्या आणविक द्रव्यमान की बात की जाए तो ये क्या है, एक प्रकार से अणुभार है ना, क्या है भाई, अणुभार है यानी मॉलिक्यूलर वेट है। जैसे C6H12O6 की बात करें का आणविक द्रव्यमान, तो ये क्या होगा, आणविक द्रव्यमान, ये क्या होगा, सभी तत्वों का अणुभार जोड़ लो वही उसका क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, सभी तत्वों का है ना परमाणु भार का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। बस ये तो पुरानी बात है। चलो देख लो भाई, देख लो क्या है, क्या कहलाता है। C6 कार्बन का क्या होता है 12, कितने लोग हैं 6, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने लोग हैं 12, प्लस 6 गुणे 16 ऑक्सीजन का होता है, इसका 12 छक 72 प्लस 12 और प्लस 16 छक के 96, टोटल जोड़ लो भाई, 6 2 8 2 10 के 0, 9 1 10 8 18 180। इसे ग्राम प्रति मोल में मापा जाता है। ये हुआ किसी का भी। ऐसे आप H2SO4 की बात अगर करें, ये तो आप पुरानी चीज में निकाल ही चुके हैं, 2 गुणे 1 प्लस 32 प्लस 16 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक के 64, है ना, 4 2 6 2 8 8 हो गया, 6 3 9 98 ग्राम प्रति मोल। ये हुआ क्लियर। यानी अणुभार भी निकाल लेंगे आप, बाकी आपका पराशर दाब की क्रिया जो भी आपका अणुसंघ गुणधर्म था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। 4 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पूरी तरह से अच्छे से हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ क्लियर, तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया पूरी बातें। यस सर क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छे बच्चे, हम आगे चलते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आपका जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो वही रहेगा, ये छूटा हुआ टॉपिक था इसलिए बता दिया गया। तो जो लोग नहीं आए थे उनको बता देना कि जाके देख लो, पूरा टॉपिक एक वीडियो में अणुसंघ गुणधर्म बताया गया है, यानी एक ही वीडियो में क्या है, चारों अणुसंघ गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो फिर चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।